नमस्कार दोस्तों। नीत, नियत और राजनीति के बीच झूलता रुपया पूछता है सवाल। अपने अतीत से वर्तमान को टटोलता है और पूछता है आखिर इतना मैं इतिहास में कभी नहीं गिरा था जितना आज गिर रहा हूँ या गिराया जा रहा है। इसकी राजनीतिक सूझबूझ और नियत पे पूछता है सवाल। पूछता है 1947 में कि मैं $1 बराबर ₹3.30 हुआ करता था। 1966 आते आते $1 बराबर ₹4.76 हो गया। इमरजेंसी के वक्त में ₹7.50 था मैं। 1980 में मैं ₹6.61 हो गया था $1 बराबर। और 1990 में $1 बराबर ₹17.01 था। आखिर फिर राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक अस्थिरता या बाजारों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन 1991 के बाद क्या गुल खिलाया था, जो ₹17.01 से होकर ₹44 तक पहुंच चुका था। $1 बराबर ₹44 समथिंग के आसपास पहुंचता है 2000 तक। 1998 का चुनाव, 1999 का चुनाव, 2000 तक आते आते ₹44 बरकरार रहता। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। कभी चंद्रशेखर सिंह का सरकार, तो कभी गुजराल जी का सरकार। और इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता होते हुए और राजनीतिक संकट का दौर से गुजरता हुआ हिंदुस्तान में रुपये का गिरना तय था और ये ₹44 के आसपास रहा। बट वहाँ से एक ट्विस्ट फिर खेलता है और 2005 में ये ₹43.50 के आसपास ये रुपया डॉलर का मुकाबला करता है। और 2008 आते आते ये आसपास में ₹43.30 के आसपास में रहता है। लेकिन 2014 आते आते $1 बराबर ₹60.95 बन जाता है। अब ये डॉलर ₹60.95 2014 में दिखाई देता है। बट रुपये समझ नहीं पाया कि राजनीति 2014 में बदली है। सियासत का मिजाज बदल चुका है। रुपये का अंदाज बदलना तय था और वहाँ से रुपया अपने गिरने का जो प्रारंभ किया वो इस कदर चलता रहा कि 2024 आते आते $1 बराबर ₹83.28 आ गया। और 2025 आते आते $1 बराबर ₹90 क्रॉस कर चुका है। क्या नीति था, क्या नियत थी और क्या राजनीति थी। इन तमाम चीज़ों के बीच रुपया अपने जस्टिस के लिए अतीत को झांकता है और वर्तमान से पूछता है क्या कारण था। क्या आर्थिक घरेलू जो बुनियादी मजबूती दिखती है, सोने का आयात रिकॉर्ड के रूप में और विदेशी पूंजी का पलायन हो जाना, क्या यही था मेरा जमींदोज होना। रुपया पूछता है कि आपके निर्यात के सशक्त कानून डॉलर के मुकाबले न बन पाना, आर्थिक समझ और जुगत का समन्वय न होना, रुपये का गिरना क्या रास्ता दिखाता है। फिर रुपया पूछता है कारण कुछ तो रहा होगा। 67 सालों में 14 प्रधानमंत्री ने मिलकर जितना कर्जा लिया था, आपने 2014 से 2025 के बीच में कई गुना कर्जा लिया। 14 प्रधानमंत्री 67 सालों में कितना कर्जा लेते हैं? 55 लाख करोड़ रुपये। और आपने 2014 से लेकर अभी तक 2025 तक 185 लाख करोड़ रुपये कर्जा ले चुके हैं। 2014 में एक हिंदुस्तानी के ऊपर जो कर्ज था वो 42-43 हज़ार, बस इतना ही था। लेकिन आज के डेट में एक हिंदुस्तानी के ऊपर जो कर्ज है वो लगभग 4,80,000 के आसपास में है। ऐसा क्यों? उस हिंदुस्तान के रहने वाले
हर नागरिक ने तो कर्जा नहीं लिया, लेकिन हर के ऊपर 4,80,000 रुपया थोपना, ये क्या दर्शाता है? मजे में रहो, सुख चैन में रहो, राष्ट्रवाद के सारे मानदंडों को तोड़कर अपना मान कैसे बढ़ाया जाए। सम्मान दुनिया करती है, हिंदुस्तान भी कर रहा हो, बट इस हिंदुस्तान का 80 करोड़ की आबादी, जिसे आप मुफ्त अनाज देते हैं, 20 से 25 करोड़ की आबादी जो फुटपाथ पे रहने के लिए विवश है, वो तो मुख्य लड़ाई में है ही नहीं। फिर ये कर्ज किन के लिए लिया जाता है? शुरुआत दौर में, आज़ाद भारत में 47 से लेकर बहुत सारे सरकारीकरण करना था, स्कूल कॉलेज खोलना था, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना था, कर्जे लेना स्वाभाविक था। बट आज के दौर में जब निगाहें इधर से उधर देखते हैं और समाचार से लेकर अखबार से लेकर जिधर भी नज़र जाती है, सारे प्राइवेट और प्राइवेटीकरण, निजीकरण, यही तो हो रहा है। फिर इसमें कर्ज बहुत मात्रा में बढ़ जाना क्या दर्शाता है? चंद लोग जो देश को भी छोड़कर चले जाते हैं और इस कदर से कर्ज लेते हैं कि अपना घर कर्ज से करते हैं फुल, बाकी हिंदुस्तान के लोग रहे कुल, उनका घर रहे कर्ज से फुल। यह देश है तमाशा देखने के लिए, गरीबों के लिए तमाशा देखने के लिए, और उस तमाशे में ये हिंदुस्तान के आम नागरिक कभी मदारी बन रहे हैं, कभी खिलाड़ी बन रहे हैं। क्या कितनी तरक्की करे हैं और कितनी तरक्की और नहीं करनी है, ये तय करता है चंद लोगों के हाथों में। ये हिंदुस्तान की पूरी व्यवस्था ही नहीं, पूरी पूंजी है, पूरी सत्ता है, और सत्ता का संचालन चंद लोगों के हाथों में हमेशा रहता है। ये पूछता है सवाल, मैं नहीं, ये रुपया अपने अतीत को झांकता है, वर्तमान से करता है, आने वाले भविष्य को कैसे तय करना है, पूछता है सवाल। ये रुपया 47 से लेकर आज तक का यही था मूल्यांकन। थैंक यू सो मच।